ये लोगन कैसे आप सभी लोग होपफुली घर पर हैं, बढ़िया है यार, सुरक्षित हैं। सो आई एम बैक अगेन और विद फुल पावर गाइस। हाउ आर यू ऑल डूइंग? कैसे हैं बालको आप सभी लोग? तो भैया हम लोग जो हैं आज सफल 2.0 के अंदर एक ऐसी चीज लेके आ चुके हैं जो शायद आपने सोची भी नहीं है। ठीक है जी सर, हम लोग आज जो है सेकंड बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं सर। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा फर्स्ट बुक जो है खत्म हो चुका है। ठीक है जी गाइस, हम लोग जो है अपना फर्स्ट बुक पूरा खत्म कर चुके हैं और आज से हम लोग जो है गाइस सेकंड बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, सेकंड बुक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ही तसल्ली से कराऊंगा, अच्छे से कराऊंगा और मजेदार तरीके से कराऊंगा गाइस। ठीक है जी, ओके तो चलिए शुरू करें गाइस। चलो सर, बिना किसी देरी के इस सफल 2.0 के अंदर आपको सीयूईटी में आपके ड्रीम कॉलेज तक पहुंचाने के लिए मैं शुरू करने जा रहा हूं आज इस लेक्चर को। सही बता रहा हूं, कॉपी किताब लेके बैठना, डबल एनर्जी के साथ पढ़ाऊंगा, डबल एनर्जी के साथ गाइस। ठीक है जी, 2.0 है ना, तो डबल तरीके से अपन सफल होंगे। ठीक है, और इसके लिए चलिए शुरू करते हैं सर। टॉपिक्स टू बी कवर्ड, क्या क्या टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं एक बार सर ये देख लेते हैं पहले तो। ठीक है सर, मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब जानेंगे सर। फाइनेंशियल डिसीजंस देखेंगे क्या होते हैं। फिक्स्ड कैपिटल एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे सर। वर्किंग कैपिटल एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे सर। फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन पढ़ेंगे सर। डिविडेंड डिसीजन उसके फैक्टर पढ़ेंगे। इन्वेस्टमेंट डिसीजन उसके फैक्टर्स पढ़ेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे और फाइनेंशियल प्लानिंग उसके स्टेप्स और उसके रोल पढ़ेंगे गाइस। ठीक है, ओके तो शुरू करें, जल्दी बताइए गाइस, शुरू करें। चलिए शुरू करते हैं, मीनिंग पे आते हैं सर। सर लेट्स टॉक अबाउट द मीनिंग। ठीक है सर, थोड़ा मीनिंग की तरफ मूव करते हैं सर। चलिए सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? तो भैया जब भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात होती है ना, तो मेरे माइंड में दो ही वर्ड आते हैं सर। ठीक है, जब भी हम लोग क्या करते हैं सर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं, जब भी हम लोग बाल को फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो पता नहीं मेरे माइंड में बस दो ही वर्ड आते हैं सर। कौन कौन से? सबसे पहले सर जी, एवरीवन, सबसे पहले प्रोक्योरमेंट और उसके बाद यूजेस। तो क्या क्या आता है मेरे भाई? एक आता है प्रोक्योरमेंट और दूसरा आता है मेरे भाई यूजेस। ठीक है, तो भैया प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है टू कलेक्ट। प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या होता है मेरे भाई? प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है टू कलेक्ट। ठीक है, और यूजेस का मतलब होता है टू यूज। तो भैया फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन दो वर्ड्स के इर्द गिर्द ही घूम रहा है सर जी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है इन दो वर्ड्स के इर्द गिर्द ही घूम रहा है, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि पैसा कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा और पैसा कहां यूज करेंगे। तो कहां से आएगा, कहां यूज करेंगे, इसी की मैनेजमेंट को हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं गाइस। ठीक है जी, ओके इसी की मैनेजमेंट को गाइस हम लोग जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं। डन गाइस, डन एवरीवन, डन एवरीवन। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है जी? प्रोक्योरमेंट और यूजेस, प्रोक्योरमेंट और यूजेस। ठीक है जी, सो डेफिनेशन लिख ले सर जी एक बार। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज concerned, financial management is concerned with optimal procurement as well as uses of finance। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट किससे रिलेटेड है मेरे भाई? फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिलेटेड है ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट एज वेल एज यूजेस ऑफ फाइनेंस। मतलब सर, मतलब ये हुआ कि हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या करना है,
कि पैसा बेस्ट तरीके से कंपनी के अंदर कैसे आएगा और बेस्ट तरीके से कैसे उसे यूज करेंगे। ठीक है जी। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सिर्फ ये दो ही काम करते हैं कि पैसा बेस्ट तरीके से कंपनी के अंदर कैसे आएगा और कैसे हम लोग उसको अच्छे से यूज करेंगे। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट एज वेल एज यूजेस ऑफ फाइनेंस। ठीक है जी। तो पैसा कहां से आएगा बेस्ट तरीके से और बेस्ट तरीके से कैसे उसे यूज करेंगे, इसी की मैनेजमेंट को हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है जी। सर मैनेजमेंट का मतलब तो पोस्ट डीसी होता था ना। ठीक है जी। स्टाफिंग काट दो और एक वर्ड ऐड कर दो सर जी फाइनेंशियल। फाइनेंशियल का मतलब क्या सर जी? पैसे की प्लानिंग करना, पैसे को ऑर्गेनाइज करना, पैसे को डायरेक्ट करना और पैसे को कंट्रोल करना, इसको भी तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही कहते हैं गाइस। इसको क्या कहते हैं सर? इसको भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही कहते हैं। ठीक है, ओके। तो सर एक बार लिख लेते हैं सर इस वाली डेफिनेशन को भी। कैसे लिखें? यहां लिखें। ठीक है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है जी? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? तो भैया पैसे को मैनेज करना। ठीक है जी। कहां से आएगा, कहां लगाएंगे, ये एक और डेफिनेशन क्या बनाई मैंने भी आप लोगों के लिए गाइस कि भैया प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग काट दिया, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। सर स्टाफिंग क्यों काट दिया? क्योंकि हम स्टाफिंग में सिर्फ लोगों की भर्ती करते हैं। तो अब आ जाओ सर, फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजिंग, फाइनेंशियल डायरेक्टिंग और फाइनेंशियल कंट्रोलिंग को हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है जी। क्लियर हो गया? सिंपल बात बोल दी सर मैंने, तो बहुत सिंपल बोल दी सर जी आपने। तो क्या फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, directing and controlling the finance of the organization is known as financial management। ठीक है जी। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है मेरे भाई? फाइनेंशियल मैनेजमेंट वो प्रोसेस होता है सर जी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम लोग प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं कंपनी के फाइनेंस का। ठीक है जी। डन। द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द फाइनेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। डन, क्लियर, ओके, एक नंबर। चलिए सर, तो भैया वही सारी बातें लिखी हुई है कि यार फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है मेरे भाई? सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट एज वेल एज यूजेस ऑफ फाइनेंस। पैसा कहां से आएगा, कैसे यूज करेंगे, इसी को फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं गाइस। ठीक है जी। चलिए आगे समझते हैं सर। तो मैंने दो एस्पेक्ट भी बताए थे आपको सर, दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बताए मैंने आप लोगों को। क्या सर? प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड एंड यूजेस ऑफ फंड। पैसा कहां से आएगा, कहां यूज करेंगे, हम इसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं। पैसा कहां से आएगा, कहां यूज करेंगे, हम इसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं गाइस। ठीक है। अब आते हैं सर फाइनेंशियल डिसीजंस पे। सर फाइनेंशियल डिसीजंस पे सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल डिसीजंस?
सर फाइनेंस के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन होंगे हम उन्हें क्या बोलेंगे सर, फाइनेंशियल डिसीजन बोलेंगे। ठीक है जी, द डिसीजन रिगार्डिंग द फाइनेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज फाइनेंशियल डिसीजन। सर जी फाइनेंस के रिगार्डिंग जो भी डिसीजंस होते हैं हम उन्हें फाइनेंशियल डिसीजंस कहते हैं। ठीक है, तो क्या बोला मैंने, द डिसीजन रिगार्डिंग द फाइनेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, द डिसीजन regarding the finance of the organization is known as financial decision। कोई दिक्कत मेरे भाई? तो भाई फाइनेंस के रिगार्डिंग जो भी डिसीजन होंगे, फाइनेंस के रिगार्डिंग जो भी डिसीजन होंगे हम उन्हें फाइनेंशियल डिसीजंस कहते हैं गाइस। ठीक है जी, फाइनेंस के रिगार्डिंग जो भी जितने भी डिसीजंस होते हैं हम उन्हें फाइनेंशियल डिसीजंस कहते हैं। डन, सिंपल, क्लियर, एक नंबर। चलिए सर, बिल्कुल सही बात है सर, फाइनेंस के रिगार्डिंग जो भी डिसीजंस होते हैं हम उन्हें फाइनेंशियल डिसीजंस कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं सर। सर फाइनेंशियल डिसीजंस एक्चुअली में होते कितने हैं? हाँ जी गाइस, सर जी फाइनेंशियल डिसीजंस जो है गाइस एक्चुअल में कितने होते हैं हमें एक बार ये भी देखना पड़ेगा। ठीक है, चलो सर कोई दिक्कत नहीं है। उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा। सर ये फाइनेंशियल डिसीजंस लेता कौन है? सर जी हु टेक द फाइनेंशियल डिसीजन? तो CFO। CFO का मतलब क्या हुआ सर? चीफ फाइनेंसिंग ऑफिसर। सर चीफ फाइनेंसिंग ऑफिसर जो है फाइनेंशियल डिसीजन लेता है गाइस। ठीक है, तो एक नंबर का एमसीक्यू बाल को आ सकता है आप लोगों को, क्या, हु टेक द फाइनेंशियल डिसीजन। तो आप क्या लिखोगे सर? फाइनेंशियल मैनेजर टेक द फाइनेंशियल डिसीजन गाइस। ठीक है जी, ओके डन। चलिए सर, तो CFO जो है चीफ फाइनेंसिंग ऑफिसर जो है फाइनेंशियल डिसीजन लेता है। अब सर फाइनेंशियल डिसीजंस होते कितने, एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं सर। फाइनेंशियल डिसीजंस सर फाइनेंशियल डिसीजंस जो होते हैं टोटली इन टोटल अगर मैं फाइनेंशियल डिसीजंस की बात करूं सर, सो फाइनेंशियल डिसीजंस टोटल 3 होते हैं सर। देयर आर 3 फाइनेंशियल डिसीजन। सर टोटल 3 फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं सर। कौन कौन से? तो मेरे भाई सबसे पहला है जी एवरीवन, द फर्स्ट वन इज गाइस इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन। Sir, the second one is financing decision. And the third one is, guys, dividend decision. Dividend decision, guys. ठीक है, डन है क्या? ठीक है बालको, डन है बालको, क्लियर है क्या? बताइए प्लीज। चलिए सर, तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि फाइनेंशियल डिसीजन क्या होते हैं, तो सर फाइनेंस के रिगार्डिंग जो भी डिसीजन होते हैं हम उन्हें फाइनेंशियल डिसीजन कहते हैं। सर फाइनेंशियल डिसीजन कौन लेता है? तो सर CFO लेता है। सर कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। ठीक है, अब एक एक करके समझते हैं कि इनका मतलब क्या होता है गाइस। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सर जी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन? तो सर इन्वेस्टमेंट डिसीजन वो डिसीजन होगा जिसके अंदर ये डिसीजन लेते होंगे कि इन्वेस्टमेंट कहां करें। सर इन्वेस्टमेंट डिसीजन तो वो डिसीजन होगा जिसके अंदर हम लोग ये डिसीजन लेते होंगे कि इन्वेस्टमेंट कहां करें। इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर गाइस यही डिसीजन लिया जाता है कि इन्वेस्टमेंट कहां करें।
ठीक है जी। तो सर इन्वेस्टमेंट हम लोग, एवरीवन, इन्वेस्टमेंट हम लोग कहां कहां करते हैं सर? सर या तो इन्वेस्टमेंट, एवरीवन, या तो इन्वेस्टमेंट हम लोग लॉन्ग टर्म पे करते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट वाल को हम लोग शॉर्ट टर्म पे। ठीक है जी। ईदर वी इन्वेस्ट इन द लॉन्ग टर्म और वी इन्वेस्ट इन द शॉर्ट टर्म। सर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? सर जी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को हम लोग और क्या कहते हैं? तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो नोन एज फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो नोन एज वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो नोन एज फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट and short term investment is also known as working capital investment, working capital investment। ठीक है जी। चलिए सर, बिल्कुल सही बात है सर। हाँ जी गाइस, अब मेरा सवाल बाल को आप लोगों से ये है कि सर फिक्स्ड कैपिटल का एक नाम और होता है, एमसीक्यू में बहुत पॉपुलर है वो नाम, एमसीक्यू में गाइस बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है वो नाम। सर क्या है वो नाम? सर कैपिटल बजटिंग। ठीक है जी। क्या बोलते हैं उसे? कैपिटल बजटिंग बोलते हैं। ठीक है जी। तो मैंने सिंपल सी एक बात बोली, क्या इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर सब लोग ये डिसीजन लेंगे कि पैसा कहां इन्वेस्ट करें, लॉन्ग टर्म पे इन्वेस्ट करें या शॉर्ट टर्म पे इन्वेस्ट करें। सर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो नोन एज फिक्स्ड कैपिटल। सर जी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो नोन एज वर्किंग कैपिटल। सर फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट, एवरीवन, द फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो नोन एज कैपिटल बजटिंग, कैपिटल बजटिंग। सर फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट को हम लोग और क्या बोलते हैं सर? फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो नोन एज कैपिटल बजटिंग। सर हम लोग जो है उसे कैपिटल बजटिंग कहते हैं। ठीक है, डन है? जल्दी बताओ बाल को, डन है क्या? चलिए सर अगर डन है तो फिर आगे बढ़ रहे हैं गाइस। लेट्स टॉक अबाउट फाइनेंसिंग डिसीजन। हाँ जी बाल को, फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है? तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में तो हमने ये डिसाइड कर लिया कि पैसा कहां इन्वेस्ट करना है, लॉन्ग टर्म पे, शॉर्ट टर्म पे, फिक्स्ड कैपिटल या वर्किंग कैपिटल। सर फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है? तो भैया कहां लगाएंगे ये डिसाइड हो गया, तो कहां से आएगा ये भी डिसाइड कर लेते हैं सर। ठीक है जी। तो फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर गाइस हम लोग यही डिसाइड करते हैं, एवरीवन, फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर गाइस हम लोग यही डिसाइड करते हैं कि पैसा किस सोर्स से आएगा, पैसा जो है गाइस किस स्रोत से कंपनी के अंदर आएगा। ठीक है, तो फ्रॉम विच सोर्स वी विल ब्रिंग द मनी इन द कंपनी, फ्रॉम विच सोर्स वी विल कलेक्ट फंड्स। तो पैसा कौन से सोर्स से इकट्ठा किया जाएगा, बाल को हम लोग गाइस इसके अंदर यही पढ़ना है। तो सर कौन कौन से सोर्स होते हैं पैसा इकट्ठा करने के? सर या तो डेट होता है सर जी, या तो पैसा डेट से आता है सर जी, या फिर पैसा जो है इक्विटी से आता है। ईदर वी विल कलेक्ट मनी फ्रॉम डेट और वी विल कलेक्ट मनी फ्रॉम इक्विटी। सर डेट को और क्या बोलते हैं? सर डेट को बोलते हैं बोरोड फंड। सर जी डेट इज ऑल्सो नोन एज बोरोड फंड। तो भाई या तो पैसा बोरोड फंड मतलब उधार से आएगा, या फिर पैसा जो है ओनर्स फंड, ठीक है जी, ओनर्स फंड से आएगा। ओनर्स फंड को गाइस हम लोग जो है शेयर होल्डर्स फंड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं सर? शेयर होल्डर्स फंड। तो डेट इज ऑल्सो नोन एज बोरोड फंड, इक्विटी इज ऑल्सो नोन एज ओनर्स फंड या फिर शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है जी, ओके आगे बढ़ते हैं सर। सर सिंपल लैंग्वेज में, देसी भाषा में, सर जी देसी भाषा में सर डेट को क्या बोलते हैं? तो भाई डेट को बोलते हैं लोन। क्या बोलते हैं मेरे भाई? लोन बोलते हैं सर देसी भाषा में। सर जी डेट को बोलते हैं लोन। और बताइए बता दो सर जी इक्विटी को देसी भाषा में क्या बोलते हैं? तो इक्विटी को मेरे भाई देसी भाषा में हम लोग कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? कैपिटल। ठीक है, देसी भाषा में इक्विटी को हम लोग कैपिटल बोलते हैं। तो डेट इज नोन एज लोन, इक्विटी इज नोन एज कैपिटल। शॉर्टेड? क्लियर? चलिए सर लेट्स टॉक अबाउट
रिटेन और डिविडेंड गाइस, ठीक है। उससे पहले मेरा एक सवाल है कि सर डेट के बदले जो दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं? डेट के ऊपर जो आप पे करोगे, द अमाउंट यू विल पे, द रिटर्न यू विल गिव टू द डेट होल्डर्स, उन्हें क्या बोलेंगे सर? उसे बोलते हैं इंटरेस्ट। तो डेट के बदले लोन के ऊपर हम लोग क्या पे करते हैं सर? लोन के ऊपर सर जी हम लोग तो इंटरेस्ट पे करते हैं। और इक्विटी के ऊपर वालों को हम लोग क्या पे करते हैं सर? इक्विटी वालों को हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। जो इक्विटी वालों को हम देते हैं ना उसे बोलते हैं डिविडेंड। तो डेट के ऊपर जो पे किया जाता है, लोन के ऊपर जो पे किया जाता है उसे बोलते हैं इंटरेस्ट, और कैपिटल के बदले जो पे किया जाता है उसे बोलते हैं डिविडेंड। अब सर डिविडेंड क्या होता है? तो भैया सुनो बड़े ध्यान से, मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको बना के दिखाता हूं। सर मान लो एवरीवन, मान लीजिए, सुनना ध्यान से सर, मान लीजिए ये पूरा प्रॉफिट, ये 100% प्रॉफिट, 100% जो है प्रॉफिट गाइस, ठीक है। अब उस प्रॉफिट का वो हिस्सा सर जी, उस प्रॉफिट का वो हिस्सा जो क्या किया जी मैंने सर, प्रॉफिट का वो हिस्सा, ये मान लीजिए कि पूरा प्रॉफिट है, और इस प्रॉफिट का जो ये शेडेड वाला हिस्सा है ना, ये शेडेड वाला, जो शेडेड वाला हिस्सा है, प्रॉफिट का शेडेड वाला पोर्शन मैं क्या करने वाला हूं मेरे भाई? प्रॉफिट का शेडेड वाला पोर्शन मैं बांटने वाला हूं सर। प्रॉफिट का शेडेड पोर्शन जो है हम लोग बांटने वाले हैं गाइस। द शेडेड पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड गाइस, ठीक है। तो प्रॉफिट का शेडेड जो पोर्शन है हम उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रॉफिट का शेडेड जो पोर्शन है हम उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे गाइस। और प्रॉफिट का वो पोर्शन जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसे क्या बोलते हैं जी? उसे बोलते हैं डिविडेंड। तो भैया ये पूरा प्रॉफिट था, मान लो 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 100 रुपए में सर जी मैंने 80 रुपए बांट दिया, तो प्रॉफिट का जो हिस्सा हम लोग बांटते हैं ना उसे डिविडेंड। सर प्रॉफिट का वो हिस्सा जो हम लोग बांटते हैं ना उसे डिविडेंड बोलते हैं, और प्रॉफिट का वो हिस्सा जो हम लोग कंपनी में रख लेते हैं उसे बोलते हैं जी रिटेन्ड अर्निंग्स। क्या बोलते हैं जी? रिटेन्ड अर्निंग्स। So the part of profit which is distributed is known as dividend, and the part of profit which is retained in the company is known as retained earning. तो प्रॉफिट का वो हिस्सा जो आप लोग बांट दोगे, सर 100 रुपए में से मैंने 80 रुपए बांट दिया, तो वो 80 रुपए क्या कहलाएगा? डिविडेंड कहलाएगा। और जो 20 रुपए आपने नहीं बांटा, कंपनी में ही रख लिया, उसे बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है। तो सर डिविडेंड डिसीजन में डिसीजन लिया क्या जाएगा एक्चुअली में? सर डिविडेंड डिसीजन में हम लोग यही डिसीजन लेंगे कि डिविडेंड जो है वो ज्यादा बांटे, या फिर डिविडेंड जो है वो कम बांटे, या फिर डिविडेंड जो है ना बांटे। ना बांटने को हम लोग क्या बोलते हैं सर? रिटेन्ड अर्निंग्स बोलते हैं। सो इन द डिविडेंड डिसीजन वी विल डिसाइड अबाउट द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट के बारे में गाइस एप्रोप्रिएशन की बात करी जाएगी, ठीक है जी। प्रॉफिट का क्या करना है? तो या तो डिविडेंड ज्यादा देंगे, या फिर डिविडेंड कम देंगे, या फिर डिविडेंड नहीं देंगे। नहीं देने को बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है जी। अच्छा बालको, डिविडेंड डिसीजन इज आल्सो नोन एज रेजिडुअल डिसीजन। ध्यान रखना सर, डिविडेंड डिसीजन को हम लोग जो है रेजिडुअल डिसीजन भी कहते हैं। रेजिडुअल का मतलब होता है बालको बंटवारा, तो बंटवारे का डिसीजन है ना। तो भाई जहां पर बांटने का काम हो रहा हो उसको बोलते हैं रेजिडुअल। तो रेजिडुअल डिसीजन का मतलब क्या है जी? बंटवारे का डिसीजन जिसके अंदर हम लोग डिविडेंड को बांटेंगे। तो क्लियर हो गया? जल्दी बताओ प्लीज एवरीवन, क्लियर हो गया? तो मेरे भाई फाइनेंसिंग डिसीजन हम लोग ये डिसीजन लेते, 3 डिसीजन लेते हैं जी मेनली। कौन कौन से सर जी? पहला है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिसके अंदर हम लोग ये डिसीजन लेंगे पैसा लॉन्ग टर्म पे इन्वेस्ट करें या शॉर्ट टर्म पे, मतलब फिक्स्ड कैपिटल पे करें या वर्किंग कैपिटल पे, और फिक्स्ड कैपिटल को या फिर लॉन्ग टर्म को हम लोग कैपिटल बजटिंग भी कहते हैं, ठीक है जी। और फाइनेंसिंग डिसीजन में ये डिसीजन लिया जाएगा कि पैसा जो है किस सोर्स से आएगा, किस स्रोत से आएगा, डेट से आएगा या फिर इक्विटी से आएगा। डेट इज आल्सो नोन एज बोरोड फंड, इक्विटी इज आल्सो नोन एज ओनर्स फंड या फिर शेयर होल्डर्स फंड। हमारी देसी लैंग्वेज में डेट को लोन बोलते हैं और इक्विटी को कैपिटल बोलते हैं। डेट के बदले जो देते हैं उसे बोलते हैं इंटरेस्ट, इक्विटी के बदले जो देते हैं उसे बोलते हैं डिविडेंड, ठीक है जी। डन।
अब डिविडेंड क्या होता है जी? प्रॉफिट का वो हिस्सा जो एम्प्लॉइज में बांटा जा रहा है उसे बोलते हैं डिविडेंड। प्रॉफिट का वो हिस्सा जो कंपनी में रखा जा रहा है उसे बोलते हैं रिटेन अर्निंग्स। तो डिविडेंड डिसीजन के अंदर बाल को हम लोग मेनली ये डिसीजन लेंगे कि डिविडेंड ज्यादा दें, कम दें या डिविडेंड ना दें, जिसको बोलते हैं जी रिटेन अर्निंग्स। क्लियर? क्लियर गाइस? क्लियर क्लियर क्लियर? डन? चलिए बिल्कुल डन सर जी, मजा आ गया। अगर मजा आ गया गाइस तो लेट्स मूव अहेड। तो भैया यही तो था हमारा पूरा, है ना? चलिए ये पढ़ चुके हैं हम लोग ऑलरेडी। इन्वेस्टमेंट डिसीजन बाल को पैसा कहां इन्वेस्ट करना है, फाइनेंसिंग डिसीजन पैसा किस सोर्स से आएगा, और डिविडेंड डिसीजन की प्रॉफिट का क्या करना है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द फिक्स्ड कैपिटल गाइस। एवरीवन, फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है जल्दी बताओ प्लीज। हाँ जी बाल को, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिक्स्ड कैपिटल? सर कैपिटल का वो हिस्सा जो फिक्स असेट्स पे लगाया जाएगा, लॉन्ग टर्म असेट्स पे लगाया जाएगा। भैया टोटल कैपिटल है हमारी, टोटल कैपिटल का वो हिस्सा जो मैं कहां लगाने वाला हूं सर? फिक्स असेट्स पर, लॉन्ग टर्म असेट्स पे, हम उसे बोलते हैं सर फिक्स्ड कैपिटल। सो फिक्स्ड कैपिटल इज द पार्ट ऑफ कैपिटल। पहले सर जी क्या है जी? सबसे पहले तो जी सर फिक्स्ड कैपिटल जो है वो क्या है जी? कैपिटल का एक पार्ट है, टोटल कैपिटल का एक पार्ट है फिक्स्ड कैपिटल। तो फिक्स्ड कैपिटल इज द पार्ट ऑफ कैपिटल दैट इज इन्वेस्टेड इन लॉन्ग टर्म एसेट्स, जिसको हम लोग कहां लगाते हैं? लॉन्ग टर्म एसेट्स पे या फिर फिक्स्ड असेट्स पे लगाते हैं। ठीक है जी, लाइक इन्वेस्टमेंट इन द फिक्स्ड असेट लाइक प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन गाइस। ठीक है, डन। चलिए जी अब आते हैं भैया फिक्स्ड फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। सर जी फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं, हम लोगों को यह समझना है। फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट किस केस में ज्यादा होगी, किस केस में कम होगी, अब हमें गाइस ये समझना है। ठीक है जी, ओके तो शुरू करें, जल्दी बताओ। चलिए सर, ठीक है जी। तो हम लोग बात करें सर फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट की। तो पहला फैक्टर बाल को आपके सामने आ गया, नेचर ऑफ बिजनेस। देखो हमें ये बताना है कि किस केस में फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा लगेगी और किस केस में फिक्स्ड कैपिटल कम लगेगी सर। ठीक है जी, ओके तो भैया बात कर लेते हैं जी। सर जी बात कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले नेचर ऑफ बिजनेस। तो दो नेचर होते हैं मेरे भाई, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और दूसरा होता है मेरे भाई ट्रेडिंग बिजनेस। देखो बिजनेस करने के बाद को दो ही तरीके होते हैं, या तो माल बनाने का बिजनेस होगा या फिर माल बांटने का बिजनेस होगा। ट्रेडिंग को माल को हम लोग जो है सर्विस भी बोलते हैं। ठीक है, तो या तो भैया मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होगा या फिर सर्विस बिजनेस होगा, जिसको हम लोग ट्रेडिंग भी बोल देते हैं गाइस। ठीक है, तो एक बात बताओ सर, अगर हमारा माल बनाने का बिजनेस होगा तो माल बनाने में सर फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा लगती है और माल बांटने में फिक्स्ड कैपिटल गाइस कम लगती है। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस रिक्वायर मोर फिक्स्ड कैपिटल एज कंपेयर टू ट्रेडिंग और सर्विस बिजनेस। बिल्कुल सही बात है सर। आ जाओ सर नेक्स्ट पॉइंट पे, स्केल ऑफ ऑपरेशन। सर बिजनेस के कितने स्केल होते हैं? तो सर बिजनेस के दो ही स्केल होते हैं सर, एक होता है लार्ज स्केल, सर एक होता है लार्ज स्केल सर जी, दूसरा होता है स्मॉल स्केल। तो मेरे भाई लार्ज स्केल जब हम बड़े लेवल बिजनेस करेंगे एवरीवन, जब हम लोग जो है बड़े लेवल बिजनेस करेंगे तो सर जी हमारी जो फिक्स्ड कैपिटल होगी लार्ज स्केल में सर फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा लगती है और स्मॉल स्केल में सर फिक्स्ड कैपिटल थोड़ी कम लगती है। ठीक है, सो इन केस ऑफ लार्ज स्केल बिजनेस we require more fixed capital and in case of small scale business we require less fixed capital guys। ठीक है, डन डन गाइस, जल्दी बताइए प्लीज। डन, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। तो लार्ज स्केल बड़े पूरे इंडिया लेवल पे काम करेंगे तो फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा चाहिए, अगर छोटे लेवल पे काम करेंगे तो फिक्स्ड कैपिटल कम चाहिए गाइस। अगला है चॉइस ऑफ टेक्निक। क्लास 11 पढ़ रखा होगा बाल को आप लोगों ने, चॉइस ऑफ टेक्निक। सर टेक्निक के दो ही चॉइसेस होते हैं सर, मतलब कि चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन याद है सर, क्लास 11 में पढ़ा था हम लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, जिसमें ये बताया गया था भैया प्रोडक्शन कैसे करें। हाँ जी, जिसके अंदर बाल को आपको ये बताया गया था कि प्रोडक्शन कैसे करें। प्रोडक्शन करने के आपको मेनली दो ही तरीके बताए होंगे सर, है ना। प्रोडक्शन कैसे करें उसके दो तरीके बताए गए थे सर, कौन कौन से? तो भैया एक था कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक और सर दूसरी थी लेबर इंटेंसिव टेक्निक। सर एक था कैपिटल इंटेंसिव, दूसरा था लेबर इंटेंसिव। अब जल्दी मुझे बता दो सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल इंटेंसिव?
सर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक क्या होती है? तो मेरे भाई कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक वो टेक्निक होती है जिसके अंदर हम लोग भाई किसका इस्तेमाल करते हैं? मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्शन करने के लिए। और अगर मैं कैपिटल इंटेंसिव मशीनरी का इस्तेमाल करूंगा तो सर फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा लगेगी, और लेबर इंटेंसिव का इस्तेमाल करूंगा तो ऑब्वियसली सर जी मेरी फिक्स्ड कैपिटल कम लगेगी, क्योंकि वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगने वाली है। ठीक है, चलो अगला है जी टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। भैया अगर मैं बार बार टेक्नोलॉजी को अपडेट करूंगा तो क्या होगा? फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा चाहिए सर। ठीक है, तो अगर हम लोग क्या करते हैं सर, टेक्नोलॉजी को अपडेट करते रहते हैं, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं सर जी, अपडेटेड टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। अपडेटेड टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं तो जी फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा लगेगी। और सर अगर हम लोग टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन नहीं करते हैं, मतलब हम लोग आउटडेटेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे तो फिक्स्ड कैपिटल कम लगेगी। बोलो हाँ कि ना? हाँ जी गाइस बोलिए प्लीज हाँ कि ना। बिल्कुल सही बात बोल दी सर जी आपने। तो सर टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन ज्यादा करेंगे तो फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा चाहिए, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन नहीं करेंगे तो फिक्स्ड कैपिटल कम चाहिए गाइस। ठीक, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है सर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। सर जी अगर मैं ग्रोथ ज्यादा करता हूं तो क्या होगा सर? फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा चाहिए। और अगर मैं ग्रोथ नहीं करूंगा तो फिक्स्ड कैपिटल गाइस कम लगेगी। ठीक है, तो ग्रोथ ज्यादा तो फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा, ग्रोथ कम तो फिक्स्ड कैपिटल कम। ओके, अगला है डाइवर्सिफिकेशन। सर मेरा गारमेंट्स का बिजनेस है, सर जी मेरा जो है ना गारमेंट्स का बिजनेस है, मैंने फुटवेयर भी खोल लिया। तो गारमेंट्स का बिजनेस हो, फुटवेयर खोलना इज नोन एज डाइवर्सिफिकेशन। सर एक प्रोडक्ट चल रहा था मेरा, दूसरा प्रोडक्ट लाइन में एंट्री मार दी मैंने, उसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन गाइस। ठीक है, इसे ग्रोथ नहीं बोलते, इसे डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन मीन्स एडिंग अ न्यू प्रोडक्ट लाइन। सर एडिंग अ न्यू प्रोडक्ट लाइन इज नोन एज डाइवर्सिफिकेशन। इसे क्या बोलते हैं जी? इसे बोलते हैं मेरे भाई डाइवर्सिफिकेशन। एक नया प्रोडक्ट लाइन ऐड कर लेना। ठीक है जी, एक नया प्रोडक्ट लाइन ऐड करना इज नोन एज डाइवर्सिफिकेशन। क्लियर, सिंपल? हाँ जी क्लियर है, सिंपल है। चलिए सर लास्ट क्या है मेरे भाई? फाइनेंसिंग अल्टो हो, वो तो एक्सप्लेनेशन तो रह गई। हाँ जी सर अगर डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा करेंगे तो क्या होगा? सर जी अगर मैं डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा करूंगा मतलब मैं नए नए प्रोडक्ट लाइन ऐड करता रहूंगा, गारमेंट्स, फुटवेयर, प्लास्टिक, कॉस्मेटिक, नए नए मैं प्रोडक्ट लाइन ऐड करता जाऊंगा तो सर मेरे को फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा चाहिए। और अगर मैं डाइवर्सिफिकेशन नहीं करता हूं तो सर मेरे को फिक्स्ड कैपिटल भी कम चाहिए। तो डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा करेंगे तो फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा लगेगी, डाइवर्सिफिकेशन कम करेंगे तो फिक्स्ड कैपिटल भी कम लगेगी गाइस। ठीक है, चलो फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव, पैसे के ऑप्शंस। पैसे के ऑप्शंस। अब सर मान लो बालको आपको एक बुक खरीदनी है, तो अगर वो बुक अगर खरीदनी है तो सर खरीदने के ऑप्शन के अलावा भी तो ऑप्शन हो सकते हैं। जैसे कि मैंने सर सेकेंड हैंड बुक खरीद ली, पैसा बच गया, सर दोस्त की मिल गई, पैसा और बच गया। ठीक है जी, ओके। तो होता क्या है सर, कोई चीज के ऑप्शन ज्यादा थे, या तो खरीद सकते हो, या फिर सेकेंड हैंड ले सकते हो, या फिर दोस्त की ले सकते हो। तो 3 ऑप्शन थे, तीसरे ऑप्शन तक आते आते पैसे ना के बराबर हुए। तो ऑप्शन ज्यादा होते हैं तो पैसे कम लग सकते हैं। सर अगर फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव्स ज्यादा होंगे तो सर पैसे कम लग सकते हैं। ठीक है जी, लेकिन अगर फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव्स ज्यादा नहीं होंगे ना, अब सर आपको ऑप्शन ही नहीं है, सिर्फ खरीदना पड़ेगा, तो खरीदना पड़ेगा तो फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा चाहिए सर। इस केस में क्या होगा मेरे भाई? फिक्स्ड कैपिटल जो ज्यादा चाहिए। तो फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव ज्यादा तो फिक्स्ड कैपिटल कम, फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव कम तो फिक्स्ड कैपिटल गाइस ज्यादा लग सकता है। डन, क्लियर? आगे बढ़ते हैं सर। अगला है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का मतलब क्या है भैया? कि अगर आप लोग क्या करते हैं जी,
कस्टमर को डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हाँ जी, अगर आपका जो है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब अगर मैन्युफैक्चरर कस्टमर को खुद डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट करता है, खुद की ब्रांच खोल खोल के करता है, मैगडी सर खुद की ब्रांच खोल खोल के कर रहे हैं सर, डिस्ट्रीब्यूशन जो है गाइस खुद की ब्रांच खोल खोल के कर रहे हैं। तो अगर आप डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो आपको फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा चाहिए सर। अगर आप डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो आपको फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा चाहिए सर। और अगर आप क्या कर रहे हैं सर, इनडायरेक्टली कर रहे हैं सर खुद की ब्रांच नहीं खोल रहे, इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन अगर कर रहे हैं तो सर फिक्स्ड कैपिटल कम चाहिए। तो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा और इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में फिक्स्ड कैपिटल कम, क्योंकि मैं होलसेलर और रिटेलर के थ्रू कर रहा हूं तो मुझे खुद की ब्रांच खोलने की जरूरत नहीं है। और इस केस में क्या होगा जी, फिक्स्ड कैपिटल गाइस कम लगेगी। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरर जो है वो होलसेलर रिटेलर का इस्तेमाल करके फिर कस्टमर तक चीजें पहुंचाता है, इसीलिए इस केस में पैसा कम लगने के चांसेस भी हो सकते हैं गाइस। ठीक है, ओके। तो डायरेक्ट में खुद की ब्रांच खोलोगे तो फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा, इनडायरेक्ट में होलसेलर रिटेलर थ्रू बांटोगे तो फिक्स्ड कैपिटल कम, लेकिन वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगती है। कमीशन वगैरह देते हैं इन लोगों को हम लोग। ठीक है, ओके। चलिए सर, अगला है लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। सर कोलैबोरेशन का मतलब क्या होता है? कोलैब करना, आपस में जुड़ जाना। ठीक है जी, अभी बात बताओ बाल को, अगर दो लोग साथ मिलकर कोई चीज खरीदेंगे तो पैसा कम लगेगा, जबकि अगर अकेला खरीदूंगा तो पैसा ज्यादा लगेगा। तो वही कह रहा है सर, अगर आपका कोलैबोरेशन ज्यादा होगा, अगर बाल को आपका कोलैबोरेशन ज्यादा होगा तो फिक्स्ड कैपिटल जो है मेरे भाई कम लगेगी। कोलैबोरेशन, दो लोग ज्यादा मिलकर खरीदेंगे, तीन लोग मिलकर खरीदेंगे तो फिक्स्ड कैपिटल कम लगेगी। और कोलैबोरेशन नहीं होगा, कोलैबोरेशन नहीं होगा तो अकेले खरीदना पड़ेगा, अकेले खरीदोगे तो फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा लगेगी मेरे भाई। ठीक है, आ गया समझ में? जैसे मान लो बाल को दो दोस्त है, दोनों दोस्तों के साथ मिलकर एक फोटोकॉपी मशीन खरीदी, तो एक बंदे का तो कम लगा ना यार, पर पर्सन कम आया ना। तो कोलैबोरेशन, हाथ मिला के कोई काम करोगे तो दोनों लोगों के पैसे इकट्ठे होंगे, पर पर्सन कम आएगा। अकेले करोगे, कोलैबोरेशन नहीं करोगे, अकेले करोगे तो फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा लगेगी। एग्जांपल बाल को, आप दो दोस्तों ने साथ में बुक खरीद ली, दो दोस्तों ने मिलकर एक बुक खरीद ली, ठीक है जी, तो दोनों का तो पर पर्सन कम लगा पैसा, लेकिन अकेले अकेले खरीदते तो फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा लगती। तो कोलैबोरेशन नहीं करोगे तो फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा लगेगी, और कोलैबोरेशन कर लोगे तो फिक्स्ड कैपिटल कम लगेगी गाइस। ठीक है, डन है क्या? डन एवरीवन? शुड वी मूव टुवर्ड्स द वर्किंग कैपिटल? चलिए सर, ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल की तरफ गाइस मूव करते हैं। ठीक है, लेट्स मूव टुवर्ड्स द वर्किंग कैपिटल। सर वर्किंग कैपिटल क्या होता है जी? कैपिटल का वो हिस्सा जो वाल को शॉर्ट टर्म एसेट्स या फिर करंट एसेट्स पे लगाया जाता है। तो कैपिटल, वर्किंग कैपिटल मींस द प्रोपोर्शन या फिर पार्ट ऑफ कैपिटल। सर कैपिटल का वो वाला पार्ट, भाई टोटल कैपिटल का वो वाला पार्ट जो हमने लॉन्ग टर्म पर लगाया था उसे फिक्स्ड एसेट कह रहे थे, फिक्स्ड कैपिटल कह रहे थे। सर कैपिटल का वो हिस्सा जो हम लोग कहां लगाएंगे सर? शॉर्ट टर्म एसेट्स पे लगाएंगे या फिर करंट एसेट्स पे लगाएंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे जी? वर्किंग कैपिटल बोलते हैं सर। अब आ जाओ सर, फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। सर जी फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं, एक बार हम लोग ये देख लेते हैं सर। तो जी पहला है नेचर ऑफ बिजनेस, सेम टू सेम उसकी तरह। सर जी कितने नेचर होते हैं बिजनेस के? दो होते हैं सर, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग और सर दूसरा होता है ट्रेडिंग। सर मैन्युफैक्चरिंग होगा, माल बनाने में मेरे भाई वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगी, माल बनाने में वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगी। इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, पावर, वेजेस, कैरिज इनवर्ड, कैरिज आउटवर्ड, है ना। तो सर मैन्युफैक्चरिंग में वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगती है और सर्विस और ट्रेडिंग में गाइस वर्किंग कैपिटल कम लगती है। तो माल बनाने में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा है और माल बांटने में, सर्विस देने में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम है। सर स्केल ऑफ ऑपरेशन, एवरीवन, स्केल ऑफ ऑपरेशन। सर स्केल ऑफ ऑपरेशन क्या होता है जरा बताओ जल्दी से प्लीज।
सर दो स्केल होते हैं जी, एक होता है मेरे भाई लार्ज स्केल और मेरे भाई एक होता है स्मॉल स्केल। तो सर लार्ज स्केल पे काम करेंगे तो वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा लगेगी और स्मॉल स्केल पे काम करेंगे तो मेरे भाई वर्किंग कैपिटल भी कम लगेगी। तो लार्ज स्केल में वर्किंग कैपिटल ज्यादा और स्मॉल स्केल में वर्किंग कैपिटल कम। ठीक है, आगे चलते हैं। सर बिजनेस साइकिल, एवरीवन बिजनेस साइकिल। सर बिजनेस साइकिल में आपको डायग्राम के थ्रू दिखा देता हूं एक बार। सर बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी और अगेन बूम। सर ये क्या है जी? सर जी ये जो है ये हमारा बिजनेस साइकिल है। सर क्या है मेरे भाई? दिस इज द बिजनेस साइकिल। सर मार्केट में कभी कभी बूम होता है, उसके बाद मार्केट में गिरावट आती है सर, फिर मंदी हो जाती है सर, फिर दोबारा धीरे धीरे रिकवरी होती है और हम लोग अगेन जो है दोबारा से बूम पर पहुंच जाते हैं। सो दिस साइकिल एवरीवन, दिस साइकिल इज नोन एज बिजनेस साइकिल। सर जी इस साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं जी? बिजनेस साइकिल बोलते हैं। सर अब इसमें से दो पॉइंट उठा लो, एक उठा लो जी बूम और सर दूसरा उठा लो डिप्रेशन। भैया अगर मार्केट में बूम होगा तो क्या होगा जी? मार्केट में अगर बूम होगा, मार्केट में तेजी होगी तो हर चीज जो है उसकी डिमांड ज्यादा होगी और वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगी। मार्केट में डिप्रेशन है, काम ही नहीं है लोगों के पास, तो वर्किंग कैपिटल वेजेस वगैरह कम देने पड़ेंगे तो वर्किंग कैपिटल भी कम लगेगी। आया समझ मुद्दा? हाँ जी चलो सर अब आते हैं अगला पॉइंट, इन्फ्लेशन। सर इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। तो मेरे भाई अगर इन्फ्लेशन, महंगाई ज्यादा होगी तो वर्किंग कैपिटल भी सर ऑब्वियसली ज्यादा चाहिए, और अगर इन्फ्लेशन कम होगा, महंगाई कम होगी सर जी, तो वर्किंग कैपिटल भी हमें कम ही चाहिए होगा। तो महंगाई ज्यादा तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा, हर चीज महंगी मिलेगी तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगी। और सर महंगाई कम सस्ती है, महंगाई नहीं है तो वर्किंग कैपिटल भी गाइस हम लोगों को कम ही चाहिए। ठीक है आगे आ जाओ सर, सीजनल फैक्टर्स। सर दो सीजन होते हैं जी मेरे भाई, एक होता है पीक सीजन और दूसरा होता है मेरे भाई लीन सीजन। सर पीक सीजन अगर मार्केट में जब मान लो दिवाली है तो दिवाली के टाइम पे पटाखों का बिजनेस क्या है जी? पीक पर है। और अब सर्दियां आने वाली है, सर्दियों में कूलर पंखे एसी का बिजनेस, सर वो तो लीन सीजन होगा। ठीक है तो भैया जब पीक पर रहोगे तो काम ज्यादा करोगे तो वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा चाहिए। जब काम ही नहीं है, काम नहीं है तो काम कम करोगे तो वर्किंग कैपिटल भी कम चाहिए। ठीक है जी, तो पीक सीजन में गाइस वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए होती है, काम ज्यादा करते तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा, काम कम होगा तो वर्किंग कैपिटल भी कम ही चाहिए होगा। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट गाइस, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। सर अगर मैं ग्रोथ ज्यादा करूंगा तो वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा लगेगी और ग्रोथ कम करूंगा तो वर्किंग कैपिटल भी कम चाहिए। अगला है जी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, चैप्टर नंबर 1 याद है? सर अगर मेरी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ज्यादा है, सर एफिशिएंसी अगर मेरी ज्यादा है तो मतलब मेरी कॉस्ट कम लगेगी। याद है चैप्टर नंबर 1? एफिशिएंसी ज्यादा, सर अगर ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ज्यादा होगी तो कॉस्ट कम लगेगी, और सर अगर ऑपरेटिंग एफिशिएंसी कम होगी, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी अगर कम होगी तो सर जी कॉस्ट जो है वो ज्यादा लगेगी। भैया एफिशिएंसी मतलब डूइंग द टास्क विद मिनिमम कॉस्ट, तो एफिशिएंसी ज्यादा तो कॉस्ट कम, एफिशिएंसी कम, एफिशिएंसी है ही नहीं आपके अंदर तो आप ज्यादा कॉस्ट में काम करोगे, और कॉस्ट ज्यादा होगी तो वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा होगी, और कॉस्ट कम होगी तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी गाइस कम ही होगी। आ गया समझ में? आ गया समझ में गाइस? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है जी प्रोडक्शन साइकिल। सर प्रोडक्शन साइकिल क्या होता है? एक होता है मेरे भाई रॉ मटेरियल, एक होता है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल को बाल को फिनिश्ड, सर जी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के बीच के साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई? रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के बीच के साइकिल को हम लोग
प्रोडक्शन साइकिल कहते हैं। ठीक है जी। अब अगर बाल को प्रोडक्शन साइकिल बड़ा होगा, प्रोडक्शन साइकिल अगर बड़ा होगा तो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में ज्यादा टाइम लग रहा है। एग्जांपल एरोप्लेन। तो सर प्रोडक्शन साइकिल रॉ एरोप्लेन का बड़ा होता है। अब जितना ज्यादा टाइम पीरियड लगेगा उतनी टाइम तक तो अपने जेब से पैसा लगाना है ना। ठीक है। और उस केस में सर वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगी। लेकिन अगर आपका प्रोडक्शन साइकिल छोटा है, एग्जांपल चाय पत्ती चीनी से आपने चाय बना दी, तो प्रोडक्शन साइकिल छोटा हुआ तो कम टाइम तक आपको अपनी जेब से पैसा लगाना पड़ा। फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होते ही उससे कैश कन्वर्ट हो गया। ठीक है। तो सर प्रोडक्शन साइकिल छोटा होगा तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए, क्योंकि मुझे मेरा जल्दी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है जी। जल्दी जल्दी मेरा कैश में कन्वर्ट हो जाता है गाइस। ओके डन। अगला है जी क्रेडिट अलाउड, उधार देना। भैया अगर उधार ज्यादा दूंगा, उधार देने के लिए अपनी जेब में ज्यादा होना चाहिए। अगर आप दूसरे को उधार देते हो तो दूसरों को उधार देने के लिए आपकी जेब में पैसा ज्यादा होना चाहिए गाइस। ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, अगर मैं क्रेडिट अलाउड करूंगा ज्यादा तो वर्किंग कैपिटल भी लगेगी ज्यादा, और अगर मैं क्रेडिट अलाउड करूंगा कम तो वर्किंग कैपिटल भी चाहिए कम। ठीक है जी डन। इसके अंदर बाल को एक पॉइंट और ऐड कर लीजिए आप। क्या सर क्रेडिट अवेल्ड, क्रेडिट अवेल्ड उधार मिलना। सर अगर मुझे उधार मिल रहा है, एवरीवन आप दुकान पे जाओ, आपको अगर उधार मिल जाता है तो क्या आपको अपनी जेब में पैसे चाहिए होता है? नहीं सर। अगर उधार ज्यादा मिलेगा तो पैसा कम चाहिए, और उधार नहीं मिलेगा तो जेब में पैसा होना चाहिए गाइस। ठीक है जी। ओके। तो क्रेडिट अलाउड ज्यादा, क्रेडिट अलाउड ज्यादा तो वर्किंग कैपिटल कम, क्रेडिट अवेल्ड था ना, क्रेडिट उधार मिल रहा है गाइस, उधार मिल जाता तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। अगर आपको उधार मिल रहा है तो आपके अपनी जेब में पैसा कम होना चाहिए, और अगर उधार नहीं मिल रहा है, क्रेडिट अवेल्ड नहीं है, उधार नहीं मिल रहा है, तो आपको अपनी जेब में गाइस पैसा ज्यादा चाहिए होगा, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आपकी ज्यादा हो। ठीक है। लास्ट पॉइंट है बाल को अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। इसको समझने के लिए बाल को हमें लीड टाइम समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा बाल को? लीड टाइम। एवरीवन लीड टाइम। मेरे भाई लीड टाइम क्या होता है सर? लीड टाइम जैसे मान लो भैया मैंने आज रॉ मटेरियल का ऑर्डर दिया। हाँ जी एवरीवन, मैंने जो है आज रॉ मटेरियल का ऑर्डर दिया। आज तारीख कितनी होगी मेरे भाई? बिल्कुल सर। ठीक है जी। जैसे मान लीजिए भैया आज जो है वो 30 तारीख है भैया, 30 अक्टूबर 2023 है। अब सर 30 अक्टूबर 2023 को हमने ऑर्डर दिया, और 30 नवंबर 2023 को, एवरीवन 30 नवंबर 2023 को हमारा रॉ मटेरियल हम तक पहुंचेगा। मतलब सर जी प्लेसिंग द ऑर्डर ऑफ रॉ मटेरियल, ऑर्डर ऑफ रॉ मटेरियल and receiving the order of raw material। सर जी प्लेसिंग द ऑर्डर ऑफ रॉ मटेरियल एंड रिसीविंग द ऑर्डर ऑफ रॉ मटेरियल, इन दोनों टाइम के बीच के गैप को क्या बोलते हैं जी? लीड टाइम बोलते हैं। अब जो ये इन दोनों के बीच में 1 महीने का गैप है, दैट 1 मंथ इज लीड टाइम। सर मैंने आज रॉ मटेरियल का ऑर्डर प्लेस किया, मेरा जो है वो पानी के जहाज से समुद्र के उससे आएगा, 1 महीने लगेगा, तो लीड टाइम कितना हो गया? 1 महीने का। अब मान लो बाल को आपने आज रॉ मटेरियल का ऑर्डर दिया, 1 महीने बाद आएगा, तो 1 महीने क्या करेंगे? खाली बैठेंगे? नहीं सर, खाली तो नहीं बैठेंगे। 1 महीने का एडवांस में रॉ मटेरियल होना चाहिए सर, 1 महीने का एडवांस में रॉ मटेरियल होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं आज ऑर्डर दे रहा हूं 1 महीने बाद आएगा, तो 1 महीने के बाद हमारे पास 1 महीने तक का हमारे पास रॉ मटेरियल हो। सर मान लो अगर लीड टाइम 6 महीने का है तो एडवांस रॉ मटेरियल 6 महीने का होना चाहिए। अगर लीड टाइम 2 साल का है तो एडवांस रॉ मटेरियल 2 साल का होना चाहिए। तो जितना ज्यादा बड़ा लीड टाइम
उतना ज्यादा एडवांस रॉ मटेरियल चाहिए। अब एडवांस रॉ मटेरियल के लिए वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा चाहिए, ठीक है। तो सर लीड टाइम बढ़ा तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा, एडवांस स्टॉक ज्यादा, एडवांस स्टॉक ज्यादा चाहिए, उस केस में वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए होगा। और सर जी अगर हमारा लीड टाइम छोटा है तो एडवांस स्टॉक जो है हमें कम चाहिए तो वर्किंग कैपिटल भी गाइस कम लगेगी। डन, सिंपल, एक नंबर गाइस, बताइए प्लीज जल्दी से, क्लियर है क्या? चलो सर आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, फाइनेंसिंग। चलिए सर, तो फाइनेंसिंग डिसीजन जिसके अंदर बाल को हम लोग क्या डिसाइड कर रहे थे, फाइनेंसिंग डिसीजन में हम लोग ये डिसाइड कर रहे थे कि पैसा किस सोर्स से आएगा, या तो डेट से आएगा या इक्विटी से आएगा। यस और नो, यस और नो, बिल्कुल सर। सर जी फाइनेंसिंग डिसीजन में हम लोग क्या डिसीजन लेते हैं कि भैया पैसा जो है या तो डेट से आएगा या फिर पैसा जो है इक्विटी से आएगा। सर डेट इज ऑल्सो नोन एज बोरोड फंड, आपको याद होगा जी, डेट को बाल को हम लोग बोरोड फंड भी कहते हैं और इक्विटी को बाल को हम लोग शेयर होल्डर्स फंड भी कहते हैं, शेयर होल्डर्स फंड भी कहते हैं, ठीक है जी। सर बोरोड फंड को अपन लोन बोलते हैं और शेयर होल्डर्स फंड को हम लोग कैपिटल बोलते हैं, ठीक है जी। सर डेट के ऊपर जो देते हैं उसे बोलते हैं इंटरेस्ट, और सर इक्विटी जो देते हैं गाइस, इक्विटी के ऊपर जो देते हैं उसे बोलते हैं डिविडेंड। एवरीवन, सर इंटरेस्ट जो होता है वो एक कंपलसरी पेमेंट होता है, प्रॉफिट हो चाहे ना हो आपको पेमेंट करनी है। और डिविडेंड वाल को एक ऑप्शनल पेमेंट होता है, प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे, ठीक है जी। ग्रोथ नहीं करनी तो देंगे, ग्रोथ करनी है तो नहीं देंगे, ठीक है जी। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो है एक कंपलसरी पेमेंट है और ये वाला जो है इसके ऊपर जो इंटरेस्ट देते हैं वो एक ऑप्शनल पेमेंट है। सर डेट जो है इनके पैसे कुछ साल बाद वापस हो जाते हैं, इक्विटी वालों के पैसे थोड़े बाद में वापस होते हैं। सर डेट और इक्विटी कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूट गुड्स की तरह, याद करो 11th क्लास माइक्रो इकोनॉमिक्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स। सर वो गुड्स जिनका इस्तेमाल एक की जगह पर दूसरी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ अनदर। एग्जांपल बाल को पेप्सी और कोक, सर कॉफी और टी, है ना, दीज कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर। आया समझ में? So because why? Because they both are providing the same level of satisfaction. Similarly, debt और इक्विटी भी substitute goods की तरह ही हैं, क्योंकि जो बाल को डेट है ना या फिर इक्विटी है, डेट से भी उतना ही पैसा सकता है और इक्विटी से ही उतना पैसा सकता है। दोनों में से किसी भी एक का इस्तेमाल करके आप लोग जो है कंपनी के अंदर पैसा लेकर आ सकते हो, ठीक है जी। डेट और इक्विटी किसी का भी इस्तेमाल करके हम लोग कंपनी के अंदर पैसा ला सकते हैं। तो डेट और इक्विटी जो है कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूट गुड्स की तरह होते हैं गाइस, ठीक है जी। जो हम या तो हम लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इसका इस्तेमाल कर लो, दोनों सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेंगे बाल को। आगे बढ़ते हैं जी, फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन। सर फाइनेंसिंग डिसीजन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हम लोगों को पढ़ने गाइस, फाइनेंसिंग डिसीजन को अफेक्ट करने वाले गाइस फैक्टर हम लोगों को पढ़ने हैं। पहला है जी कॉस्ट ऑफ डेट। सर कॉस्ट ऑफ पेन, जैसे मान लो को मैंने पेन दिया, पेन लिया और 5,000 रुपए दिए, ये पेन 5,000 रुपए का, बाल को मान लीजिए मैंने 5,000 रुपए दिए, ये पेन लेकर आया, तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पेन? 5,000 रुपीज। सर मैं कंपनी में डेट लेकर आया, इंटरेस्ट दिया, तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ डेट? इट इज इंटरेस्ट विच वी आर पेइंग, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ डेट क्या है जी? कॉस्ट ऑफ डेट जो होता है वो इंटरेस्ट होता है। क्या होता है जी? इंटरेस्ट होता है बाल। डन, ओके, द कॉस्ट ऑफ डेट इज इंटरेस्ट। अभी मैं बताऊंगा इस, अगर कॉस्ट ऑफ डेट ज्यादा है, मतलब बाल को आपको इंटरेस्ट जो है वो ज्यादा पे करना पड़ रहा है, तो भैया अगर पेप्सी महंगी थी तो हम लोग कोक पी रहे थे, कोक महंगी थी तो हम पेप्सी पी रहे थे, याद है कि नहीं है? बिल्कुल सर। कॉस्ट ऑफ डेट ज्यादा, तो हम लोग क्या कर रहे हैं सर? क्या कर रहे हैं जी? सर वी आर प्रेफरिंग मोर इक्विटी। सर डेट महंगा पड़ रहा है तो इक्विटी लाएंगे, और अगर डेट सस्ता पड़ रहा है फिर तो डेट ही लाएंगे सर। फिर तो डेट ही ज्यादा लाएंगे सर। तो भैया जब कॉफी महंगी होती है तो चाय पीते हैं, चाय महंगी होती है तो कॉफी पीते हैं,
है ना। अब डेट महंगा है तो इक्विटी लाएंगे, और डेट सस्ता है तो फिर तो डेट ही लाएंगे। ठीक है जी, आगे आ जाओ सर। अगला है जी कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी होता है डिविडेंड। सर इक्विटी लाएंगे उसके बदले में डिविडेंड पे करेंगे गाइस, ठीक है जी। तो अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज्यादा है, मतलब आप जो है गाइस डिविडेंड ज्यादा पे कर रहे हो, तो सर अगर इक्विटी महंगी पड़ रही है, इक्विटी कॉस्ट महंगी पड़ रही है, तो सर जी हम लोग डेट जो है ज्यादा लाएंगे। और कॉस्ट ऑफ इक्विटी सस्ता है, मतलब हम लोग को डिविडेंड कम पे करना पड़ रहा है, तो जी हम लोग क्या करेंगे सर उस केस में इक्विटी ज्यादा लाएंगे। आ गया समझ में? चलिए सर, अब आते हैं जी फ्लोटेशन कॉस्ट। सर मार्केट से पैसा उठाने में जो पैसा लगता है भाई, न्यूज़पेपर में छपवाना पड़ेगा, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस सर, ठीक है जी। सर जी ब्रोकर जो है ब्रोकर कमीशन देंगे, अंडरराइटर कमीशन देंगे, ठीक है जी। ओके, तो ये सब चीजें क्या होती है सर, ये सब चीजें जो होती हैं फ्लोटेशन कॉस्ट में आती है, ठीक है। तो मार्केट से पैसा उठाने में जो पैसा लगता है उसे बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। द कॉस्ट ऑफ रेजिंग funds is known as flotation cost. The cost of raising fund is known as flotation cost. अब अगर मेरे भाई फ्लोटेशन कॉस्ट डेट की ज्यादा है, मतलब डेट महंगा पड़ रहा है, तो सर हम लोग क्या करेंगे जी, इक्विटी ज्यादा लेकर आएंगे। और अगर मेरे भाई फ्लोटेशन कॉस्ट इक्विटी की ज्यादा है, तो हम लोग डेट ज्यादा लेकर। आ गया समझ में? विल प्रेफर मोर डेट, डेट से पैसा ज्यादा इकट्ठा किया जाएगा। क्लियर? अगला है जी कैश फ्लो पोजीशन गाइस, कैश फ्लो पोजीशन। अब मेरे भाई मेरी कंपनी कैश फ्लो पोजीशन का मतलब क्या होता है, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। कंपनी के अंदर कैश का आना और जाना कैश फ्लो कहलाता है जी। इनफ्लो and outflow of cash is known as cash flow position, ठीक है जी। अब बात में बात बताओ कि अगर हमारी कंपनी का, हाँ जी, अगर हमारी कंपनी का कैश फ्लो पोजीशन हाई है, मतलब करोड़ों आ रहे हैं करोड़ों जा रहे हैं, जब करोड़ों की ट्रांजेक्शन डेली हो रही है, तो इंटरेस्ट देने में कोई दिक्कत आएगी? नहीं आएगी सर, नहीं आएगी। तो भैया डेट ले लो, ठीक है जी। और अगर कैश फ्लो पोजीशन कम है तो डेट मत लेना, डेट मत ले। कैश फ्लो पोजीशन कम है, 150 रुपए आए, 150 रुपए आए, अगर कोई इंटरेस्ट मांगने आ गया तो कहां से दोगे, है ही नहीं, ठीक है जी। उस केस में इक्विटी लेना चाहिए। सर क्यों, इक्विटी से क्या उनको देना नहीं पड़ता? नहीं, कैश फ्लो पोजीशन कम है, पैसा नहीं है आपके पास, तो आप इक्विटी वालों को मना कर सकते हो, लेकिन डेट वालों को मना नहीं कर सकते, क्योंकि डेट वाले कंपलसरी पेमेंट होता है, ठीक है। तो कैश फ्लो पोजीशन कम होती है तो इक्विटी हम लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं गाइस, ठीक है। डन। चलिए जी, लेट्स टॉक अबाउट रिस्क बाल को, रिस्क। हाँ जी, रिस्क की बात करते हैं। रिस्क तो सर अगर इफ यू आर रेडी टू टेक रिस्क देन यू शुड गो फॉर मोर डेट। अगर आप खतरों के खिलाड़ी बनना चाहते हो, डेट ज्यादा ले लो, डेट ज्यादा होगा तो रिस्क ज्यादा होगा। और अगर आपको रिस्क नहीं लेना, भैया इक्विटी ले लो, क्योंकि इक्विटी पे रिस्क कम होता है। सर डेट पे रिस्क ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि भैया आपको कंपनी को पैसे देने ही देने हैं, भले कंपनी कमाए चाहे ना कमाए, इंटरेस्ट पे करना ही करना है, भले कंपनी कमाए चाहे ना कमाए। तो डेट इज मोर रिस्की फ्रॉम द कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू। कंपनी के लिए डेट ज्यादा रिस्की है, इन्वेस्टर के लिए डेट कम रिस्की है। क्यों? क्योंकि उनको उनका इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है जी। अगला है जी लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। सर अगर आपकी फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा है ऑलरेडी, तो क्या आप और बढ़ाना चाहोगे? आप बताओ। सर अगर मेरी फिक्स्ड कॉस्ट ऑलरेडी ज्यादा है, नहीं सर मैं और नहीं बढ़ाना चाहता, तो इक्विटी ले लेना, क्योंकि डेट पे जो इंटरेस्ट देते हो तो फिक्स्ड कॉस्ट है ना, देनी देनी है, ठीक है। तो अगर आपकी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर आपकी ज्यादा है, तो आप इक्विटी लेना भाई, क्योंकि डेट के ऊपर जो इंटरेस्ट देते हैं ना, उससे आपकी फिक्स्ड कॉस्ट और बढ़ जाएगी।
लेकिन अगर आपकी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है तो आप डेट ले भी सकते हो सर। क्यों? क्योंकि अगर फिक्स्ड कॉस्ट कम है तो डेट लेने से इंटरेस्ट की वजह से जो फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ेगी उससे ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी कम है। लेकिन ज्यादा है तो मत लेना, ज्यादा है तो मत लेना गाइस, ठीक है। ओके, चलिए सर, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट की कंडीशन। सर स्टेट का मतलब क्या होता है जी? कंडीशन। कैपिटल मार्केट मतलब शेयर मार्केट गाइस, ठीक है भैया। या तो बूम होगी या फिर डिप्रेशन होगा। तो अगर मार्केट में बूम है बाल को, हाँ जी, अगर मार्केट में बूम है तो लोग क्या लगाना चाहते हैं? लोगों की जेब में पैसा है, मार्केट में बूम है तो लोग इक्विटी पे लगाना चाहते हैं। बूम का मतलब मार्केट, शेयर मार्केट बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है तो लोग खरीदेंगे, ठीक है जी। तो इक्विटी लोग प्रेफर ज्यादा करते हैं, उस केस में कंपनी को भी इक्विटी ज्यादा इशू करना पड़ेगा। सर क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि अगर लोगों को आइसक्रीम खानी है तो आप कुल्फी नहीं बेच सकते। डिप्रेशन, मंदी का टाइम है जी, लोग उस केस में इक्विटी में नहीं लगाते, डिप्रेशन पे लगाते हैं। क्यों? क्योंकि वो रिस्क कम है, मार्केट में ऑलरेडी मंदी है, काम तो चल नहीं रहा, ठीक है जी। और हम लोग क्या चाहेंगे, इन्वेस्टर क्या चाहेगा कि यार मेरे को सेफ इन्वेस्टमेंट करनी है, मुझे मेरा इंटरेस्ट मिलता रहे, मुझे मेरा इंटरेस्ट मिलता रहे। तो हम डिप्रेशन के केस में क्या करते हैं सर? डेट पे ज्यादा लगाना चाहते हैं, तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी को डेट ज्यादा इशू करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो यहां पर इन्वेस्टर का पॉइंट ऑफ व्यू भी देखना ही है, उसके बाद हमें अपने बारे में सोचना है। तो वो डिप्रेशन के केस में लोग सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हमें डेट ज्यादा इशू करना पड़ेगा। सर बूम के केस में लोग कमाना चाहते हैं, मार्केट में तेजी होती है तो लोग पैसा लगाते हैं इक्विटी के ऊपर, तो हमें इक्विटी इशू करनी पड़ेगी। अगला है जी कंट्रोल। अब मुझे ये बताओ कि कंपनी के अंदर कंट्रोल किनके हाथ में होता है सर? कंट्रोल जो है मेरे भाई इक्विटी वालों के पास होता है सर, शेयर होल्डर्स के हाथ में। तो अगर शेयर होल्डर्स चाहते हैं, अगर इक्विटी वाले चाहते हैं कि कंट्रोल मेरे हाथ में रहे तो डेट इशू कर दो, क्योंकि इक्विटी वालों के पास तो कंट्रोल ऑलरेडी है। अगर वो चाहते कि हमारे हाथ में रहे, कोई और हमसे ना लेके जाए, क्योंकि अगर आपने इक्विटी इशू कर दी तो और इक्विटी वाले लोग आ जाएंगे, कहेंगे भी हम भी कंट्रोल दो, तो हमारे हाथ से कंट्रोल थोड़ा बहुत चला जाएगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि जी कंट्रोल मेरे हाथ से ना जाए तो आप डेट इशू कर दो। और अगर आप चाहते हो मुझे कंट्रोल नहीं चाहिए, कंट्रोल अगर आप चाहते हो कंट्रोल मेरे हाथ में ज्यादा रहे, ठीक है जी, तो आप डेट इशू करिए। और अगर आप चाहते हैं कंट्रोल जो है आपके हाथ से चला जाए, आपको नहीं चाहिए, उस केस में आप इक्विटी इशू कर दो। इफ यू डोंट वांट टू लूज द कंट्रोल, अगर आप कंट्रोल अपने हाथ में ज्यादा रखना चाहते हो तो डेट इशू करो, और अगर आप अपने हाथ में कंट्रोल नहीं रखना चाहते तो आप इक्विटी इशू कर दो, क्योंकि इक्विटी वाले आएंगे आपसे कंट्रोल लेके चले जाएंगे। अगला है जी पीरियड ऑफ फाइनेंस। सर अगर मुझे लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए या परमानेंटली पैसा चाहिए तो भैया इक्विटी शेयर जो है ना, आपको याद होगा सर, वो परमानेंट कैपिटल होती है, उनके पैसे वापस कब होते हैं? जब कंपनी बंद होती है। तो लॉन्ग टर्म या परमानेंट कैपिटल चाहिए तो इक्विटी पे जाओ। और अगर आपको मीडियम टर्म के लिए पैसा चाहिए तो मीडियम टर्म, सर मीडियम टर्म के लिए पैसा चाहिए तो जी गो फॉर डेट, क्योंकि डेट के पैसे कुछ टाइम बाद हमें वापस करने पड़ते हैं, तो मीडियम टर्म हो गया, ठीक है जी। टैक्स रेट, भैया अगर आपकी कंपनी का टैक्स रेट ज्यादा है तो आप डेट ज्यादा यूज करो, क्योंकि डेट ज्यादा यूज करने से आपको ज्यादा टैक्स एडवांटेज मिलता है। सर डेट की वजह से हमेशा टैक्स पे एडवांटेज मिलेगा, जहां पर भी हमें उधार ले रखा होगा ना, उसकी वजह से टैक्स में छूट मिलती है, ठीक है। तो टैक्स रेट ज्यादा होगा तो डेट की वजह से ज्यादा एडवांटेज मिलेगा। तो टैक्स रेट ज्यादा हो तो डेट ज्यादा लो, और अगर टैक्स रेट कम होगा तो आप इक्विटी ज्यादा लो। क्या करो भैया, आप इक्विटी जो है उस केस में इक्विटी आप ज्यादा लीजिएगा, ठीक है जी, क्योंकि टैक्स रेट ऑलरेडी कम है तो डेट लेने से कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, उस केस में आप इक्विटी ज्यादा ले सकते हैं, ठीक है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आरओआई। सर आरओआई का मतलब होता है मेरे भाई प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज को हम लोग आरओआई कहते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि अपने प्रॉफिट का परसेंटेज बढ़ा लें तो हमें सस्ता सोर्स यूज करना चाहिए डेट और इक्विटी में से, और डेट जो होता है बाल वो ज्यादा सस्ता होता है, ठीक है जी। तो अगर आप चाहते हो कि आपका प्रॉफिट का परसेंटेज बढ़ जाए
तो डेट और इक्विटी में से जो सस्ता पड़े बोलो, सस्ता कौन सा पड़ता है? डेट पड़ता है। ठीक है जी, ओके। चलिए सर, अगला है जी आरओआई। अगर आप कम करना चाहते हो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर आप कम करना चाहते हो वाल को, तो आप जो है इक्विटी ज्यादा लीजिए। आप जो है गाइस इक्विटी ज्यादा लीजिए उस केस में। ठीक है, अगला है मेरे भाई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। सर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मतलब सेबी और कंपनीज एक्ट 2013। सर जी सेबी, मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं सेबी और कंपनीज एक्ट 2013 की गाइडलाइंस को पढ़ लो। ठीक है जी, वी शुड रीड द गाइडलाइंस गिवन बाय सेबी और द कंपनीज एक्ट बिफोर टेकिंग द फाइनेंसिंग डिसीजन। जब आप ये डिसीजन लेने जा रहे हो कि पैसा डेट से लाऊं या इक्विटी से लाऊं, तो एक बार मेरे कहने पर गाइडलाइंस पढ़ लेना। किसकी? सेबी की। सेबी मतलब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जैसे आपकी पढ़ाई के लिए सीबीएसई है, शेयर मार्केट के लिए सेबी है। ठीक है, और कंपनीज एक्ट की गाइडलाइंस के लिए पढ़ लेना, उसके बाद ही डेट और इक्विटी का डिसीजन लेना। इसमें एरो एरो नहीं बनेगा, बस सिंपल याद रखो क्या कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मतलब दो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हैं, दो रेगुलेटरी बॉडी हैं जो आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, तो जब भी आप डेट और इक्विटी के रिगार्डिंग फाइनेंसिंग डिसीजन लेने जाना, तो आप सेबी और कंपनीज एक्ट की गाइडलाइंस को पढ़ लेना। ठीक है जी, डन मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं सर, डिविडेंड डिसीजन पे आते हैं। डिविडेंड डिसीजन पे तो मेरे भाई डिविडेंड डिसीजन हम लोग क्या डिसीजन लेते हैं सर? डिविडेंड डिसीजन के हम लोग ये डिसीजन लेते हैं कि डिविडेंड ज्यादा दे कि डिविडेंड कम दे। हाँ जी, डिविडेंड डिसीजन में ये डिसीजन लिया जाएगा डिविडेंड ज्यादा दे, कम दे, या डिविडेंड ना दे। ना देने को बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन बाल को, अर्निंग। अब एक बात बताओ, अगर आपकी कंपनी की अर्निंग ज्यादा होगी तो सर ऑब्वियसली डिविडेंड भी ज्यादा देंगे। अगर हमारी कंपनी की अर्निंग कम होगी तो डिविडेंड भी कम ही देंगे। अगला है जी स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। आप 10 साल पहले भी अच्छा प्रॉफिट कमा रहे थे, आप आज भी अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हो, और आपने ये सोचा हुआ है कि आगे भी प्रॉफिट अच्छा ही कमाएंगे। तो अगर आपकी अर्निंग स्टेबल है तो बचाने की जरूरत है क्या? नहीं सर, हर साल कमा तो लेते हैं, बचाने की जरूरत क्या है? लेकिन अगर आपकी अर्निंग स्टेबल नहीं है, इस साल पैसा कमाया, अगले साल कमाओगे नहीं कमाओगे गारंटी नहीं है, तो पैसा बचा लो। ठीक है, तो अगर स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग ज्यादा है तो पैसा बचाने की जरूरत नहीं है, आप जो है डिविडेंड दे दीजिए। लेकिन अगर आपकी अर्निंग स्टेबल नहीं है तो मेरे भाई रिटेन्ड अर्निंग ज्यादा कर लो, क्योंकि इस साल पैसा कमा लिया, अगले साल कमाओगे नहीं कमाओगे गारंटी नहीं है गाइस। ठीक है, डन। अगला है जी स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, इसको बोलते हैं अर्निंग पोटेंशियल। इसका कीवर्ड क्या है मेरे भाई? अर्निंग पोटेंशियल कीवर्ड। तो भैया अगर मैं ज्यादा लोगों की डिविडेंड को स्टेबल करूंगा, मैंने आपकी भी डिविडेंड स्टेबल कर दी, इसकी भी कर दी, इसकी भी कर दी, इसकी भी कर दी, इसकी भी कर दी, 20 लोगों की डिविडेंड को मैंने स्टेबल कर दिया, इतना डिविडेंड तो मिलेगा ही मिलेगा। तो जितने ज्यादा लोगों की डिविडेंड को स्टेबल करूंगा उतना ज्यादा डिविडेंड देना पड़ेगा सर, यस सर नो? तो अगर स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड ज्यादा तो हमें डिविडेंड ज्यादा देना पड़ेगा, और अगर स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड कम तो हमें डिविडेंड कम देना पड़ेगा। आ गया समझ में? चलिए सर, अगला है जी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। सर अगर मैं ग्रोथ ज्यादा करूंगा तो ऑब्वियसली हमें रिटेन अर्निंग करनी पड़ेगी। भाई ग्रोथ कैसे करेंगे? जब पैसा बचाएंगे कंपनी के अंदर रखेंगे तभी तो ग्रोथ में लगाएंगे। अगर बांट दोगे तो ग्रोथ कैसे करोगे? ठीक है, और अगर ग्रोथ नहीं करनी है तो आप डिविडेंड ज्यादा दे सकते हो। अगला है जी कैश फ्लो पोजीशन। सर जब आपकी कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन तगड़ी है, करोड़ों आ रहे हैं करोड़ों जा रहे हैं, तो पैसा बचा के रखने की जरूरत नहीं है, डिविडेंड बांट दो। लेकिन अगर कैश फ्लो पोजीशन कम है, थोड़ा बहुत पैसा आया हुआ है, अब पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, तो उस केस में आप जो है रिटेन अर्निंग थोड़ी ज्यादा करिए। टैक्सेशन पॉलिसी। सर अगर टैक्स रेट ज्यादा होता है ना तो प्रॉफिट कम बचता है, और प्रॉफिट कम बचेगा तो डिविडेंड भी कम ही देंगे। अब मान लो सर 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 40 रुपए टैक्स दे दिया, कितना प्रॉफिट बचा? 60 रुपए बचा, तो डिविडेंड कितना दोगे? 60 रुपए दोगे। ठीक है जी, ओके। लेकिन अगर सर 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, मात्र 10 रुपए टैक्स दिया, तो प्रॉफिट बचा 90 रुपए, तो डिविडेंड भी 90 रुपए जाएगा। तो टैक्स रेट 40 था तो डिविडेंड 60 रुपए हो गया, टैक्स रेट 10 रुपए था तो डिविडेंड 90 हो गया। तो सर ज्यादा टैक्स से डिविडेंड कम दे रहे हैं, और कम टैक्स की वजह से डिविडेंड ज्यादा दे रहे हैं। ठीक है जी, तो टैक्स रेट ज्यादा, प्रॉफिट कम, प्रॉफिट कम तो डिविडेंड कम। टैक्स रेट कम होगा तो प्रॉफिट ज्यादा बचेगा, और ज्यादा बचेगा तो डिविडेंड भी ज्यादा देंगे।
अगला है जी स्टॉक मार्केट रिएक्शन। सर अगर मुझे मार्केट से पॉजिटिव रिएक्शन चाहिए तो मुझे डिविडेंड ज्यादा देना चाहिए सर, और अगर मुझे मार्केट से नेगेटिव रिएक्शन चाहिए तो मुझे डिविडेंड कम देना चाहिए सर। एसेस टू कैपिटल मार्केट, मार्केट में पहुंच, बातचीत कितनी कैडी है आपकी। अगर आपकी शेयर मार्केट में बातचीत कैडी है लाइक रिलायंस, तो जब भी आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी मार्केट से मिल जाएगा, और जब पैसे की जरूरत पड़ेगी मार्केट से मिल जाएगा तो बचा के रखने की जरूरत नहीं। ठीक है जी, ओके। अगर आपकी एक्सेसिबिलिटी ज्यादा है तो आप डिविडेंड जो है गाइस दे दीजिए, क्योंकि आपको जब भी चाहिए होगा मार्केट में बहुत अच्छी आपको पैसा मिल जाएगा। लेकिन अगर आपकी एक्सेसिबिलिटी नहीं है तो लोगों से मांगने जाओगे तो कोई देगा नहीं, मार्केट में पहुंची नहीं है ना आपकी, तो उस केस में आप रिटेन अर्निंग कर लो। ठीक है, अगला है जी शेयर होल्डर प्रेफरेंस। शेयर होल्डर की प्रेफरेंस कैसी है। तो अगर शेयर होल्डर प्रेफरेंस कह रहे हैं कि वो चाह रहे हैं कि भैया डिविडेंड ज्यादा दो, तो जो मालिक है वही तो करेंगे, डिविडेंड ज्यादा देंगे। सर शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस कह रहे हैं कि नहीं भैया डिविडेंड मत दो, कम दे दो, तो डिविडेंड कम देंगे। सर शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस करिए भैया एक काम करो दो ही मत, रिटेन अर्निंग कर लो, तो रिटेन अर्निंग कर लेंगे सर। जो शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस बोलेगी हम लोग वो कर लेंगे सर। ठीक है, डन। अगला है जी कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट। सर जितने ज्यादा लोगों से उधार लेते हैं ना उतना पैसा कम बचता है। क्या बोला मैंने, जितने ज्यादा लोगों से उधार लेते हैं उतना पैसा कम बचता है, और जितना पैसा कम बचता है उतना ही डिविडेंड कम देते हैं। तो लीगल कंस्ट्रेंट का मतलब लोगों से उधार ले रखा है और लोग आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, तो रेस्ट्रिक्शन ज्यादा होंगी तो डिविडेंड कम दे पाएंगे। लीगल कंस्ट्रेंट कम होगा तो रेस्ट्रिक्शन भी कम होंगी और डिविडेंड हम लोग ज्यादा दे पाएंगे। तो ज्यादा लोगों से उधार ले लोगे तो लोग आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन बहुत सारी लगा देंगे ना। जब रेस्ट्रिक्शन ज्यादा होंगी तो बोलेंगे भैया नहीं नहीं पहले हमें पैसे दे बाद में डिविडेंड दियो, तो उस केस में डिविडेंड कम जाएगा। और अगर आपने किससे उधार नहीं ले रखा तो कोई रेस्ट्रिक्शन आपके ऊपर नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो सारा पैसा बांट दो, डिविडेंड ज्यादा होगा। ठीक है जी, मैंने आपको कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट समझा दिया, ये लीगल कंस्ट्रेंट समझ के गाइस। ठीक है जी, ओके। तो बेसिकली जो है थोड़ा चेंज कर लेते हैं बाल को, ये हो गया आपका कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट वाला टॉपिक। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट ज्यादा मतलब लोगों से हमने ज्यादा उधार ले रखा है, ज्यादा उधार तो हमारे ऊपर रेस्ट्रिक्शन ज्यादा लगेंगी, डिविडेंड कम देंगे। ठीक है, इसको मैं ठीक कर देता हूं बाल को एक बार। कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट्स। अगला क्या है जी, अगला है मेरे भाई लीगल कंस्ट्रेंट। लीगल कंस्ट्रेंट क्या कहता है मेरे भाई, लीगल कंस्ट्रेंट कहता है कि जब भी आप लोग क्या डिसीजन लेने जा रहे हो, डिविडेंड डिसीजन की डिविडेंड ज्यादा दे कि कम दे, तो एक काम करना, जब भी आप लोग ये डिसीजन लेने जा रहे हैं कि डिविडेंड ज्यादा दे या कम दे, तो एक काम करना, क्या जब भी आप लीगल कंस्ट्रेंट फॉलो करने जा रहे हो, जब भी आप ये डिसीजन लेने जा रहे हो कि डिविडेंड ज्यादा दे कि क्या कम दें, तो एक काम करना, क्या सर सेबी और कंपनीज एक्ट की गाइडलाइंस को पढ़। ठीक है जी, तो बहुत सारी गाइडलाइंस दे रखी होती है डिविडेंड के रिगार्डिंग, तो गाइडलाइंस पढ़ने के बाद ही आप डिविडेंड बांटिएगा, बस इसमें ये याद करना है। ठीक है, डन डन बाल को। चलिए जी, लेट्स टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सर इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हम लोग क्या डिसीजन लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट करें कि ना करें। ठीक है जी, तो जी फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन, पहला फैक्टर क्या होगा मेरे भाई, कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। कैश फ्लो कितना आएगा कितना जाएगा। तो भैया अगर आपका प्रपोजल 1 में कैश फ्लो 5 लाख है, प्रपोजल 2 में कैश फ्लो 7 लाख है, प्रपोजल 3 में कैश फ्लो 2 लाख है, तो आप कहां इन्वेस्ट करोगे। सर प्रपोजल 1 में 5 लाख आएगा, प्रपोजल 2 में 7 लाख आएगा, प्रपोजल 3 में 2 लाख रुपए आएगा, तो सर मैं तो यहां पर इन्वेस्टमेंट करूंगा ना, तो क्या लिखेंगे सर, प्रपोजल 2 शुड बी सिलेक्टेड फॉर इन्वेस्टमेंट।
प्रपोजल 2 शुड बी सिलेक्टेड फॉर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, डन। अगला है बाल को रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न मतलब प्रॉफिट का परसेंटेज। सर प्रपोजल 1 में अगर मेरा प्रॉफिट 13% है, प्रपोजल 2 में 24% है, प्रपोजल 3 में 15% है, तो आप कहां इन्वेस्टमेंट करोगे? सर जहां पर रेट ऑफ रिटर्न सबसे ज्यादा है, सर प्रपोजल 2। तो फिर से बाल को हमने क्या किया, प्रपोजल 2 शुड बी सिलेक्टेड फॉर इन्वेस्टमेंट। अगला है जी इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। तो 2 पॉइंट तो हमें याद हो गए सर, एक हो गया कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, दूसरा रेट ऑफ रिटर्न। इसके अलावा और भी अदर इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया होते हैं, जैसे कि बाल को रिस्क कितना है, कौन से रिस्क है, कितना अमाउंट हमें इन्वेस्ट करना है, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी एक फैक्टर हो गया भैया। ठीक है जी, पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितने टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, ऐसे बाल कुछ और फैक्टर्स होते हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। ऐसे कुछ और इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया होते हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं जब भी हम लोग इन्वेस्टमेंट डिसीजन के रिगार्डिंग डिसीजन ले रहे होते हैं। ऐसा ठीक है बाल को, ओके। चलिए सर, अब बात करते हैं मेरे भाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स की। एवरीवन, किसकी बात करते हैं? ठीक है जी, चलो सर। तो 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सर, एक होता है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, दूसरा होता है सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। सर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है जी? वेल्थ को बढ़ाना। वेल्थ मतलब संपत्ति होता है गाइस। ठीक है जी, तो जी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनकी सर वेल्थ को, उनकी संपत्ति को बढ़ाना हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। ठीक है जी, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है मेरे भाई? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, शेयर होल्डर्स की वेल्थ को इंक्रीज करना। सर बाकी सारे ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं कि यार कंपनी में पर्याप्त पैसा होना चाहिए। ठीक है जी, टू एंश्योर प्रोक्योरमेंट ऑफ सफिशिएंट फंड्स, हम अच्छा पर्याप्त पैसा कंपनी में इकट्ठा कर पाए, सर उसको अच्छे से यूज कर पाए। डिफरेंट ऑपरेशन लाइक प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, इन सब में कोऑर्डिनेशन कर पाए और आइडल फाइनेंसिंग को अवॉइड कर पाए, जितना पैसा चाहिए उसे एक बार में अवेलेबल ना करवाएं। ठीक है, तो ऐसे कुछ बाल को हमारे सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं बाल को, तो एक डेफिनेशन में आपको दे देता हूं सर, एक कीवर्ड दे देता हूं, फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट। फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट्स। ठीक है जी, तो फाइनेंशियल प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ, फाइनेंशियल प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट्स। तो मेरे भाई फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट्स बनाने के प्रोसेस को हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग कहते हैं सर। ठीक है, इसके स्टेप्स क्या क्या है मेरे भाई? तो देखो, सबसे पहले यार प्लानिंग के स्टेप्स याद करो। सेटिंग ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग प्रीमाइसेस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्टरनेटिव, इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव, सिलेक्शन ऑफ अल्टरनेटिव, इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान एंड फॉलो अप एक्शन। सिमिलरली बाल को फाइनेंशियल प्लानिंग भी कुछ ऐसा ही है। वहां हमने सेटिंग ऑब्जेक्टिव किया था, यहां पर फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे। उसके बाद फाइनेंशियल पॉलिसीज और रूल्स बनाएंगे। उसके बाद कितने पैसे की जरूरत है उसको फोरकास्ट करेंगे, अनुमान लगाएंगे। उसके बाद अल्टरनेटिव ढूंढेंगे भैया, अल्टरनेटिव को आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद बेस्ट अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद इंप्लीमेंटेशन कर देंगे मेरे भाई। तो यही सेम स्टेप्स बाल को जो हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग में कर रहे थे, वो सेम स्टेप्स हमने यहां पर कर दिए गाइस। ठीक है जी, ओके। तो सबसे पहले हमने क्या किया सर? फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव सेट किया, फाइनेंशियल पॉलिसी और रूल बनाए। सर नीड्स ऑफ फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग की नीड को पहचाना, कितना पैसा चाहिए बाल को हम लोगों को। उसके बाद सब लोगों ने डिफरेंट ऑप्शंस फाइंड आउट किए कि जो हमने नीड निकाली है वो नीड जो है कैसे पूरी होगी। उसके बाद बहुत सारे ऑप्शन निकालने के बाद बेस्ट वाले को सिलेक्ट कर लिया और उसे इंप्लीमेंट कर दिया। ठीक है, डन। चलिए सर, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, 2 ही ऑब्जेक्टिव होते हैं सर। ये इंश्योर करना है कि कंपनी के अंदर पर्याप्त पैसा हो और ये इंश्योर करना कि फालतू का पैसा ना हो। ये 2 ही काम है गाइस। ठीक है सर, टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स व्हेनेवर रिक्वायर्ड, जब भी कंपनी के अंदर पैसे की जरूरत हो कंपनी के अंदर पैसा होना चाहिए। और दूसरा, टू इंश्योर दैट अननेसेसरी फंड्स इज नॉट रेट, फालतू का पैसा कंपनी में नहीं होना चाहिए। ये 2 ही ऑब्जेक्टिव होते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के। इंपॉर्टेंस क्या है मेरे फाइनेंशियल प्लानिंग करने से फायदा क्या होता है? पहला,
कंपनी के अंदर पर्याप्त फंड्स होते हैं, ऑप्टिमम फंड्स कंपनी के अंदर मौजूद होते हैं। सर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, इन सारे फंक्शंस के अंदर प्लानिंग अच्छे से करेंगे तभी इन सारे फंक्शंस के अंदर पैसे की प्लानिंग अच्छे से हो पाएगी, तो कोऑर्डिनेशन हो पाएगा, फंड्स को अच्छे से यूज कर पाएंगे, वेस्टेज को कम कर पाएंगे, फ्यूचर में होने वाली चीज और सामनाओं का, अनसर्टेनिटी का सामना कर पाएंगे बालको, मीटिंग फ्यूचर चैलेंजेस। पैसे को प्लान करके नहीं चलोगे, जब जरूरत पड़ेगी तो पैसा होगा ही नहीं आपके पास, तो फ्यूचर चैलेंज का सामना नहीं कर पाओगे आप लोग। ठीक है जी। इंटीग्रेटेड अप्रोच, भाई जुड़ी हुई अप्रोच है यार, तो फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर बहुत सारी चीजों का दिमाग लगाया जाता है गाइस, है ना। फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर बालको हम लोग जो है इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में सोचते हैं, फाइनेंसिंग के बारे में सोचते हैं, ठीक है जी, और डिविडेंड के बारे में भी सोचते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा जो है वो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है गाइस, इंटीग्रेटेड अप्रोच है। मैक्सिमाइजेशन ऑफ रिटर्न, भाई फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे तो क्या फायदा होगा, रिटर्न्स जो है शेयर होल्डर्स के वो मैक्सिमाइज होंगे, और एक लिंक स्टैब्लिश कर पाएंगे बालको हम लोग इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग डिसीजन के बीच में, कि लॉन्ग टर्म से पैसा आएगा तो फिक्स कैपिटल में लगा दो, और अगर पैसा इक्विटी से आएगा तो फिक्स कैपिटल में लगा दो, और डेट से आएगा तो जो है हम लोग उसे यूज कर सकते हैं गाइस वर्किंग कैपिटल के अंदर। तो इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग के बीच में लिंक स्टैब्लिश करने में भी हेल्प करता है फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है भाई, तो फाइनेंशियल प्लानिंग के फायदे क्लियर हो गए, पर्याप्त पैसा कंपनी के अंदर होता है, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन में कोऑर्डिनेशन कर पाते हैं, फंड्स को अच्छे से यूज कर पाते हैं, वेस्टेज को कम कर पाते हैं, फ्यूचर में होने वाले चैलेंजेस का सामना कर पाते हैं। ठीक है, एक बहुत ही इंटीग्रेटेड अप्रोच है, बहुत ही जुड़ी हुई अप्रोच है, बहुत सारी चीजों को मिला के हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। मैक्सिमाइजेशन ऑफ रिटर्न, शेयर होल्डर्स के रिटर्न मैक्सिमाइज होते हैं, और इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग के बीच में अच्छा लिंक बन पाता है गाइस। ओके, डन बालको, क्लियर है क्या, डन एवरीवन। तो बस इतना ही था आज के लिए, और होपफुली सफल 2.0 आपको सफल जो है दुगनी रफ्तार से बना रहा है। ऐसे ही बालको हमारे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स को अटेंड करते रहिए, बहुत ही जल्द हम आप लोगों से दोबारा मिलेंगे गाइस। ठीक है जी, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत गाइस, ख्याल रखो अपना, बाय 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 बाय, टेक केयर एवरीवन।